नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साइंस यानी सामान्य विज्ञान। विज्ञान की दोस्तों तीन शाखाएं होती है, जो है एक तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और तीसरा जो है जीव विज्ञान। अंग्रेजी में जो मतलब बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में भी कई पार्ट होते हैं। बॉटनी होता है और जूलॉजी होता है। तो यहाँ दोस्तों जूलॉजी और बॉटनी कर सकते हैं, तो से दोनों से ही प्रश्न लिए गए। खासकर मानव शरीर, जो मानव ब्लड से यानी रक्त से, उसके बाद जो फिश होते हैं उनसे, रेप्टाइल्स वगैरह से हैं कुछ प्रश्न है। इसके अलावा प्रश्न जो बनते हैं तो हमारे मतलब बॉडी पार्ट से तो है ही, ब्लड से है ही, और जो क्वेश्चंस है मनुष्य के विभिन्न अंगों से प्रश्न है। तो अगर आप इस तरह के प्रश्न को देखते समझते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई इस तरह के प्रश्न कैसे कैसे परीक्षाओं में पूछे आते हैं, जो कि हर तरह के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, है ना, और विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ को खाते रहते हैं। क्या होता है? तो उत्पाद के रूप में दोस्तों बनता है स्टार्च, जो है एक मुख्य उत्पाद के रूप में बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। लेकिन स्टार्च जब हम लोग चबाते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी मिलता है, स्टार्च बनता है। लेकिन स्टार्च भी पाचन में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या होता है? स्टार्च का जब पाचन होता है, देखिए ये पाचन जो क्रिया होता है, तो आहार नाल का अगर बात की जाए कि आहार नाल, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं आहार नाल को? एलिमेंट्री कैनल। तो इसे याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनल वर्ड्स है। अगर बात किया जाए कि भाई लिखने के लिए, तो एलिमेंट्री आप इस तरह से लिखते हैं, एलिमेंट्री कैनल। थोड़ा सा आपको समझना होगा एलिमेंट्री कैनल। तो ये एलिमेंट्री कैनल में जो इसके मुख्य भाग है, जैसे मुंह, हमारा जो मुख गुहा बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं, फिर अमाशय, फिर आंत। आंत में भी दो तरह के हो जाते हैं, एक तो छोटी आंत होती है, दूसरी बड़ी आंत होती है। तो उसको भी आपको समझना होगा। तो ये विभिन्न तरह से जाते हुए निकलती है, पहले छोटी आंत, फिर बड़ी आंत के बाद निकल जाती है। और यही जो है पाचन का मुख्य चीज होता है, और तरह तरह से जो है बदलते रहते हैं। एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स ही अलग अलग जो हमारे पोषक तत्व उसको तोड़ते हैं। तो खैर स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है ग्लूकोज, सुक्रोज। हम लोग ग्लूकोज डायरेक्ट लेते हैं, डॉक्टर्स वगैरह ग्लूकोज चढ़ाते हैं, खाते भी है, पीते भी है। सुक्रोज, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। तो दोस्तों ऑप्शन ए का आंसर जो हमारे पास है, आपके अनुसार क्या होगा आप बताइए। ये आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी माल्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त यानी वाइल क्या होता है? पित्त क्या होता है? तो हमारे शरीर में अगर पित्त नहीं है तो फिर पाचन क्रिया ही नहीं होगी, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि भाई जाहिर सी बात है, कुछ इसे सोचिए कि कुछ भी खा लेते हैं। जब हमारी वॉमिटिंग वगैरह कभी कभी आप देखते होंगे तो बहुत खट्टा टाइप का निकलता है, अजीब सा हमारा मुंह में आता है, स्वाद स्मेल वगैरह आता है, और पूरा एकदम लगता है कि पूरा अगर कुछ खा लिया जाए तो फटा सारा निकलता है। ऐसा क्यों होता है? एकदम गला सा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाइल ही जो है उन जो पोषक तत्व होते हैं हमारे खाने के रूप में, जिसको हम लोग स्वाद अनुसार खाते हैं ना। किसी को चावल, किसी को रोटी, किसी को नॉन वेज, किसी को वेज पसंद होते हैं, और हम लोग खाते हैं, खा तो लेते हैं, ये तो नहीं देखते कि हाँ भाई क्या इसमें मिला रहे हैं। लेकिन बाद में शरीर जो है हमारा उसको तोड़ता है, और तरह तरह से तोड़ता है, और तोड़ने के क्रम में जो है बहुत सारा पित्त भी मिक्स करता है। एंजाइम जो रहता है, पित्त भी रहता है। तो पित्त जब मिक्स करता है तो ही तो भोजन पचता है। लेकिन अब बात है कि पित्त जमा होता कहाँ है? ऑप्शन ए है पित्ताशय में, ऑप्शन बी है ग्रहणी में, ऑप्शन सी यकृत में या प्लीहा में। तो दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि पित्ताशय में। प्रश्न नंबर 3 है पित्त यानी कि वायु जो है हमारा का मुख्य कार्य क्या है? देखिए 4 ऑप्शन: उत्सर्जी पदार्थ का निवारण करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण करना, या इनमें से कोई नहीं।
और ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन बी, है ना, बी यानी वसा का एंजाइम, जो वसा फैट का होता है, फैट्स का एंजाइम के द्वारा पाचन करता है। पित्त का मुख्य कार्य ही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर है दोस्तों 4, और इसमें प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य में, यानी मनुष्य का मतलब होता है चाहे मानव या मतलब कि पुरुष या स्त्री दोनों, उसमें प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में, जी हाँ 1 मिनट में हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कितना होता है। देखिए मनुष्य सामान्य स्वस्थ स्थिति का मतलब होता है कि स्थिर अवस्था, है ना, और सामान्य रूप से सांस लेने के क्रम वो होता है। अभी जब लोगों का जब बहुत तबीयत खराब रहता है तो कभी कभी पल्स डाउन भी चल जाता है। देखते हुए कभी कभी लोग तेज से दौड़ते हैं, कभी कभी व्यायाम करते हैं, कभी कभी भागते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ब्लड तब क्या होता है कि कभी कभी जो है ये हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है। तो ये क्या कौन सा पूछा जा रहा है, या तो कम बेसी दोनों है। तो ऑप्शन ए में है 58 बार, ऑप्शन बी में 68 बार, ऑप्शन सी में 72 बार, और ऑप्शन डी में 112 बार, 102 बार। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि 72 बार। देखिए 5 नंबर स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप, यानी रक्तचाप को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर, यानी कि बी से ब्लड और पी से प्रेशर। अभी देखिए डॉक्टर लोग हमेशा बात करते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक, हम लोग सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी समझिए आप, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है। तो अपर जो रहता है, अपर जो ब्लड प्रेशर का ऊपर का माप को सिस्टोलिक, नीचे के माप को डायस्टोलिक कहते हैं। अब एमएम तो आप नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन उसका मापने का एक तरीका, जैसे कि हम लोग लिक्विड को लीटर में नापते हैं ना, कोई भारी चीज़ को किलोग्राम में नापते हैं, तो इसी तरह ये मिलीमीटर में मापा जाता है, यानी कि एमएम में मापा जाता है। अब देखिए स्वस्थ 4 ऑप्शन है 120/80, 210/110, 90/60 और 85/55। मान लीजिए कि वृद्ध व्यक्ति में क्या होता है, तो इससे यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, यानी कि 120/80। और डॉक्टर ऐसे करके लिखते हैं 120/80, ये होता है एक्यूरेट, जो यंग होते हैं उनके लिए। वृद्ध लोग तो उनका ये जो है सिस्टोलिक बढ़ता है और डायस्टोलिक भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये नहीं होता कि हाँ वो मतलब तबियत उनका खराब है या कुछ है इस तरह, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है दोस्तों 6 और 7 दोनों एक साथ लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं 7 पे बात करूंगा, ताकि क्योंकि 7 में है ही। तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त मीन्स ब्लड का औसत आयतन कितना होता है। प्रश्न 6 कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है, देखिए परसेंटेज में, जबकि नीचे जो है, नीचे वाला प्रश्न जो है ये आयतन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। तो ऑप्शन ए में 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी में है 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी में 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी में 6 से 7 लीटर। तो दोस्तों यहाँ वयस्क का मतलब होता है मेल वाला पूछा जा रहा है, कि मेल का यहाँ पूछा गया है, ना कि फीमेल का। फीमेल का हमेशा ½ से 1 लीटर कम रहता है, जो कि यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। और आंसर जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। जबकि इसी चीज़ को अगर महिला पुरुष दोनों के सेंस में है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का कुल मात्रा जो है ऑप्शन 4 है। देखिए शरीर के वजन का 10% होगा, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 5% या 7%। तो दोस्तों जितना भी वजन होता है किसी भी व्यक्ति का, मतलब व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों, तो उसके शरीर के वजन का 7% वजन 7% जो है रक्त होना ही चाहिए, है ना। इस तरह से ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 6 का डी और 7 का सी। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि मानव रक्त, जी हाँ मानव रक्त का मतलब ब्लड, फिर से ब्लड के बारे में मैंने बताया ही। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है। पीएच हर चीज का पीएच मान होता है, जी हर चीज का। तो दोस्तों देखिए जो आंसर हमारा जो आता है, 4 ऑप्शन है 8.1, 8.4, 7.4 और 9.2। 8 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.4 ब्लड का पीएच मान है। मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक, है ना, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। ब्लड बैंक, रुधिर बैंक भी बोलते हैं, लेकिन ब्लड बैंक ज़्यादा अच्छा याद रखिए। 4 ऑप्शन है तिल्ली, फेफड़ा, हृदय और यकृत। चलिए 4 ऑप्शन, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों
तिल्ली। तिल्ली जो है हमारे शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं जो कि 10-11 है। दोस्तों प्रश्न नंबर जो 10 है, रक्त यानी ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? अब समझिए, 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। आप गेस कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लोहा है ना। लोहा जो है हमारे रक्त में पाई जाती है, यही एक धातु है, बाकी ये सब नहीं। रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना भी चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। लेकिन 4 ऑप्शन कौन कौन सही देख लीजिए। एक तो किडनी, दूसरा हृदय, तीसरा है यकृत और फेफड़ा। आप क्या बोलते हैं, है ना? अगर बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे होंगे कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है किडनी को, तो देखिए किडनी जो है किडनी ही बोला जाता है, किडनी, ठीक है, किडनी। और हृदय को बोलते हैं हार्ट, हार्ट। फेफड़ा को बोलते हैं लंग्स, और लीवर को बोलते हैं, लीवर को, यकृत को बोलते हैं लीवर, लीवर। इसको भी जानना चाहिए क्योंकि हमेशा अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए समझना होगा। और देखिए रक्त का शुद्धिकरण, रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? प्रश्न जो है, और मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि रक्त ज़्यादातर जो काम करता है हृदय से, हृदय हार्ट है हमारा, सब रक्त वहीं पहुँचता है, वहीं से जो है उसको वापस पूरे शरीर में दौड़ाया जाता है, वहाँ आता है वापस। एक तो गंदा, लोग कहते हैं ना कि गंदा ब्लड आता है एक तरफ से, और 2 नस नाड़ी होती है ना, एक पतली एक महीन वाली नस होती है, एक मोटी वाली नस होती है। तो महीन नस से अच्छे फ्रेश मतलब शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मोटा नस से गंदा रक्त जो है हार्ट के पास पहुँचता है। तो ये सब लोग समझते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी, यह दोस्तों किडनी में होता है, ठीक है, किडनी में होता है। और किडनी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि भाई ये जो किडनी है 140 ग्राम का होता है, ठीक है, 140 ग्राम का किडनी होता है, और दो जोड़ी होता है, ये भी जानते हैं। और इसका जो है 4 से 5 इंच मनुष्य में प्रत्येक किडनी जो होता है, ये 2 किडनी है तो 4 से 5 इंच रहता है, 4 से 5, 4 इंच से 5 इंच, यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ, 4 इंच से 5 इंच रहता है। ये लंबा रहता है, मतलब कि लंबा, और ऊंच मतलब चौड़ा की बात की जाए तो 2 इंच चौड़ा रहता है, ये रहता है किडनी। और इतना ही मोटा भी रहता है, 2 इंच मोटा भी रहता है। तो ये एक चलिए समझ लीजिए, प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,000, एक किडनी मान लीजिए ये है, और एक किडनी का वेट 140 ग्राम है, 1,30,000 नलिकाएं होता है। मतलब कि जैसे आरओ आपने देखा वाटर प्यूरिफिकेशन वाला, उसमें क्या होता है, महीन महीन जो होता है छिद्र होते हैं, उसी छिद्र से पानी जाता है जो कि आपको स्वाद बदल जाता है, यानी कि गंदगी अच्छा देता है। तो ये अगर ये बात की जाए कि मान लीजिए छिद्र है, तो 1,30,000 छिद्र है, उसमें से हमारा ब्लड को वो शुद्ध करता है, ब्लड को रोक लेता है, और जो अशुद्धियाँ होती है उसे बाहर अपने जो मूत्र मार्ग द्वारा जो है, जो यूरिन होता है उससे निकल जाता है हमारा। तो ये चीज़ बहुत ही समझने का होता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए किडनी हो जाएगा। अब देखिए बात उसी से जुड़ा हुआ, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दोस्तों 4 ऑप्शन है, हिमोलिसिस कहेंगे क्या, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस या डायलिसिस। आप तो जानते हो डायलिसिस का नाम भी आपने सुना होगा, लेकिन डायलिसिस सोचते हो शुद्धिकरण का प्रक्रिया, तो जी हाँ, डायलिसिस ही है, जो कि लोगों का जब जाहिर सी बात है, हमारा किडनी जब वर्क नहीं करता है, और तब जब किडनी काम नहीं करता है किसी का, तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाती है इसी जो ब्लड को छानने के लिए। तो इस बात को भी समझना चाहिए। अगर बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन का, कि फिल्ट्रेशन क्या होता है ना, और फिल्ट्रेशन में आपको ये समझना होगा कि भाई मान लीजिए कि फिल्ट्रेशन प्रत्येक मिनट में, यानी 1 मिनट में रक्त करीब 1 लीटर, जिसे 500 ml प्लाज्मा होता है, ठीक है। ब्लड में तो जानते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है,
है ना, प्लाज्मा होता है। जब डेंगू वगैरह काटते हैं मच्छर, डेंगू मच्छर काट लेता है तो प्लाज्मा ही उसको चढ़ाया जाता है, प्लाज्मा की कमी हो जाती है, प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। तो ब्लड में प्लाज्मा भी होता है जो कि गाढ़ा पार्ट होता है, और प्लाज्मा 1 लीटर में 500 ml जो प्लाज्मा ही होता है। इन जो है जो इसमें जो है जो कि ग्लोमेरुलस से होकर बहता है, और इसका लगभग 100 ml यानी 10% भाग जो है छन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, फिल्ट्रेशन की क्रिया जो है ग्लोमेरुलस में ही संपन्न होता है फिल्ट्रेशन, जो कि छानने वाला क्रिया है। जो छानना का मतलब है कि शुद्धता, तो ये ऑटोमेटिक जो होते रहते हैं। लेकिन ये तो डायलिसिस जो है क्या है, डायलिसिस क्या है, मान लीजिए कि तो जो अंदर हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं प्रक्रिया है, तो डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन लोग समझते हैं जो बाहर होता है, जब किडनी वर्क करना बंद करता है तो भी उसी काम को डायलिसिस, जो कि कृत्रिम विधि द्वारा किया जाता है, तो भी डायलिसिस ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट जो है प्रश्न है 13 नंबर की, रेशम के कीड़े, जो कि अब जाहिर सी बात है जंतु विज्ञान की ओर भी और जाना है, बॉटनी है ना, बॉटनी में तो हो गया। तो ये देखिए रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर और हॉर्टिकल्चर। बताइए आंसर, आप जानते हैं तो। दोस्तों आंसर जो है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेरी कल्चर। अब देखिए सेरी कल्चर इंग्लिश का ही वर्ड है, अंग्रेजी में से सेरी कल्चर करते हैं, और कृषि विज्ञान के इस शाखा यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर साइंस जो है इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन होता है। रेशम के कीड़े का पालन होता है और उनसे रेशम का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर हॉर्टिकल्चर जो कि ये भी उसी तरह का है, इसमें फल फूल सब्जी साग सब्जी बांस बाग लगाने या पुष्प उत्पादन का अध्ययन किसी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पीसी कल्चर में क्या किया जाता है? तो जाहिर सी बात है पीसी कल्चर में दोस्तों मछली का पालन किया जाता है। तो बताइए एपी कल्चर में क्या होता है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप सर्च कीजिए, अध्ययन कीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हाँ वाकई में आपने भी कुछ मेहनत करके आपने भी कुछ प्राप्त किया है ना। तो चलिए आप इसका अध्ययन करके बताइए कि एपी कल्चर का क्या मतलब होता है। प्रश्न नंबर 14 है तो बिच्छू, जी हाँ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का विष कहाँ पर रहता है? जाहिर से उसके पैर में रहता है, उसके हाथ में रहता है, उसके मुंह में रहता है, या डंक में रहता है? दोस्तों ऑप्शन जो है 4 है और आंसर हमारा भी चौथा है डंक, यानी कि डंक में रहता है, जो कि अगर देखा है तो पीछे से इस तरह से मुड़ा रहता है, और इसी में अगर बिच्छू यहाँ पर ऐसा बिच्छू रहे और मान लीजिए ऐसे ऐसे पैर रहे, तो ये जो डंक है इसी में जो है बिच्छू का विष रहता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? अब बताइए किसी ने देखा है क्या तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? लेकिन मान लीजिए कोई पूछ दे तब क्या करेंगे, है ना, समझना होगा इसको भी अच्छी तरह से। तो चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 15 और ऑप्शन है दोस्तों, और देखिए 4 ऑप्शन, विशेष लेंस के कारण होता है ऐसा, जिन प्रभाव के कारण होता है, टेपिटम लूसिडम के कारण होता है, या कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है कैसा क्यों होता है। और आंसर है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टेपिटम लूसिडम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलते हैं। अब चलिए देखिए मछलियों की तरफ आ ही गए हम लोग, और ये क्वेश्चन है तो ऑक्टोपस से। जी तो ऑक्टोपस क्या होते हैं? ऑक्टोपस तो आपने देखा भी होगा, और 4 ऑप्शन है, संधिपाद, शूल चर्मी, हेमिकॉर्डेट और मृदुक बाची। देखिए आंसर हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, मृदुक कवची होते हैं, मृदुक कवची होते हैं ऑक्टोपस। जबकि तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से क्या जाना जाता है? मतलब स्टार फिश जो है स्टार फिश के नाम से क्या, इनमें से क्या जाना जाता है? तो 17 का आंसर होता है तो 4 का आंसर देखिए 17 का, एक तो एस्टेरियस है, दूसरा है होलोथूरिया, तीसरा है सी है एंटीडॉन, और चौथा है समुद्री अर्चिन। जबकि आंसर है तो एस्टीरियस, ये है हमारा ए आंसर। प्रश्न देखिए 18 नंबर में, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स का उदाहरण क्या है? किस
वर्ग का, किस ग्रुप का है? मोलस्क का है, मोलस्क वर्ग का है, स्तनधारी वर्ग का जो जिसमें हम लोग आते हैं, सरीसृप वर्ग का है या मत्स्य वर्ग का है। और आंसर है दोस्तों 18 का ऑप्शन डी होगा, मत्स्य वर्ग में ये समुद्री घोड़ा आता है। सबसे विषैली मछली कौन? सबसे विषैली है ना, जहरीली की बात की जा रही है। पाषाण मछली, विद्युत मछली, आरा मछली या समुद्री घोड़ा? समुद्री घोड़ा जैसा कि मछली है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 19 का ए, यानी कि पाषाण मछली है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 20-21 पे। प्रश्न है तो 20 नंबर में कि मेढक यानी फ्रॉग का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, ऑप्शन बी मेगॉट, ऑप्शन सी कैटरपिलर या ऑप्शन डी टेडपॉल? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ही हो जाएगा, टेडपॉल। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप स्नेक कौन है जो कि घोंसला बनाता है? दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, चेन वाइपर, ऑप्शन डी में किंग कोबरा, ऑप्शन डी में करैत। ये जो पाया था और इसे मैंने 2 बार पकड़ा है। जी हाँ, 2 बार। ये हमारे पुराने वाले घर में, मतलब जाहिर सी बात है पुराने अगर घर है तो आपको मिल जाएगा अगर पेड़ के आसपास में है तो। करैत 2 बार मैंने इसको पकड़ा, एक हाथ का था। चलिए कुछ किया नहीं इसने आराम से खुद आगे हमारे, मतलब कहते हैं ना, वश में आ गया। तो ये करैत, दूसरा सॉस्क्लेडर वाइपर। तो देखिए जो घोंसला बनाने का एकमात्र सांप कौन सा है? हालांकि सांप न कहा जाता है ना कि मैक्सिमम सांप जो जहरीली नहीं होते, लेकिन उसके भय से, डर से कि भाई सांप ने काट लिया है, लोग नहीं बचते हैं। लोग के दिमाग को इस तरह असर कर जाता है, मतलब अगर बहुत माइनर जहर भी रहता है तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि सांप को भाई काट लेगा तो जाहिर सी बात है, इतना क्षमता नहीं होता आज के समय में लोगों को भाई बच जाए। तो खैर समझना होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों मनुष्य से रिलेटेड फिर से आ गया। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? जाहिर सी बात है पूरे बॉडी में एपिथेलियम उत्तक से रिलेटिव, यानी कि उत्तक से ही तो हमारे बनते हैं जो है स्किन वगैरह। तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई सबसे मोटी कहाँ पर है त्वचा, स्किन? तो दोस्तों ऑप्शन 4 है, हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पर। तो देखिए ऑप्शन 22 का आंसर हो जाएगा तलवा। पैर का तलवा तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही मोटा होता है। तो मनुष्य के नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? 4 ऑप्शन है, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्र की कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। और आंसर जो है तो सी हो जाएगा, यानी कि तंत्र की कोशिका, तेज का सी। चलिए प्रश्न नेक्स्ट है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है ना? ऑप्शन 4 एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका या कोशिकाएं। और आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूरॉन। लाल हरी यानी लाल, रेड और ग्रीन वर्णांधता होने का कारण क्या है? यानी दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों लाल और हरा रंग, तो इससे रोग वर्णांधता का मतलब होता है कि जो ये रेड और ग्रीन कलर है वो दिखता नहीं है मनुष्य की जो आँख जिनको होता है ये। तो दोस्तों आंसर जो है हमारा 25 का हो जाएगा बी, यानी एक्स गुणसूत्रों की वंशागति के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 26 है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक होता है? देखिए कहते हैं ना कि भाई लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। तो देखिए मनुष्य में जो है पुरुष ही ये निर्धारित करता है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगा, लेकिन फिर भी चूंकि इस तरह से चलता है एक्स और वाई और एक्स। तो ये देखिए फीमेल में, महिला में होता है एक्स और पुरुषों में होता है एक्स वाई। अगर एक्स मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, लड़की होगी, फीमेल हो जाएगा, फीमेल बेबी आएगी। और एक्स वाई आएगा तो मेल बेबी आएगा। अब यहाँ से समझ सकते हैं आसानी से कि ऑप्शन 4 ऑप्शन समझिए, पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स दम नहीं होगा तब तो फीमेल हो जाएगा, पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई तब क्या होगा दोस्तों, तब क्या होगा, पुरुष का एक्स, पुरुष का मान लीजिए एक्स है और
स्त्री का वाई है। स्त्री का वाई होगा क्या, सोचिए आप। ऑप्शन ई गलत है। ऑप्शन सी में पुरुष का वाई, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, तो ये होता है पुरुष के पास वाई होता है, स्त्री में तो एक्स एक्स ही होता है। पुरुष में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और सॉरी फीमेल में, महिला में एक्स एक्स होता है, और पुरुष में एक्स वाई होता है। तो पुरुष का एक्स और स्त्री का पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, तो और यहाँ देखिए पुरुष का वाई और स्त्री का वाई, तो वाई होता ही नहीं है महिलाओं में, ठीक है। तो ये जो है एक्स वाई ये सिर्फ पुरुष में होता है, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स ही होता है। अगर एक्स एक्स मिलेगा तो फीमेल, एक्स वाई मिलेगा तो मेल। तो यही आंसर तो हमारा सी हो गया ऑप्शन ना, क्या हो गया ऑप्शन सी, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, यही जो है सही है। बाकी तो अगर स्त्री का कहीं वाई है तो गलत है, और यहाँ ऊपर एक्स एक्स रहता तो लड़की का ये हो गया था, है ना, बालक नहीं होता। तो पुरुष ही जिम्मेवार है, समझ से है ना। मनुष्य में मेरुदंड जो कि एक समझ सकते हैं हमारे नितंब से, जो हमारा होता है ना, नीचे से पैर के ऊपर हिस्से से लेकर शरीर के तक रहता है, कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। तंत्रिकाएं कैसे निकली रहती है, तो शायद इस तरह से निकली रहती है, ये इस तरह से छोटी छोटी निकली रहती है, और यही जो है सिर तक पहुंच जाती है। तो देखिए 12, 14, 31 या 33, अक्सर कंफ्यूज होता है 31, 33 में, तो आंसर है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 31 जोड़ी तंत्रिकाएं रहती हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर है तो 28, मनुष्य मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है। ऑप्शन ए सेरेबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। और आंसर है तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सेरेब्रम। जी हाँ, सेरेब्रम हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, मनुष्य मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन लगने की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है। 4 ऑप्शन है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, अनुमस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, या मेडुला ऑब्लांगाटा में। दोस्तों आंसर हमारा है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। और आंसर है, बताइए क्या गैस कीजिए, आंसर है तो सी, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जिसमें भूख अनुभूति कराने के केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग जो है, ग्रुप जो ब्लड ग्रुप जो है ए है, पिता का ब्लड ग्रुप जो है ए है, यानी कि पिता मीन्स फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए ग्रुप वाला है, ए है, और मदर का माता मीन्स एम, मदर मीन्स एम, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अब तो बताइए कि उनके पुत्र, उन दोनों से जन्मे पुत्र में कौन सा रक्त ग्रुप हो सकता है। संभावित क्योंकि हो सकता है, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो आंसर तो है ही हमारे पास। और दोस्तों इसके पहले ये आप जान लीजिए कि कौन ग्रुप कितने होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं, तो ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। ब्लड ग्रुप जो होगा वो हमारा हुआ 4, ठीक है। कौन कौन सा, तो पहले ए पे चलते हैं, फिर ओ पे चलते हैं, फिर देखिए ए बी भी होता है, और क्या होता है, सी होता है, क्या बताइए क्या होता है, बी होता है, ठीक है, ओनली बी होता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ओ ए बी और ए बी, ओ ए बी और ए बी। तो इसीलिए मैंने बताया पहले कि ए होता है, ओ होता है, ए बी होता है और बी होता है। अब देखिए कौन सा ग्रुप में किन से मिलने से आपको तो समझना होगा। अगर ओ और ओ रहे, ओ और ओ रहे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ओ और ओ रहे तो बच्चा क्या होगा, बच्चा जो होगा ओ ही होगा, ठीक है, इक्वल ओ ग्रुप बने। माता पिता अगर दोनों ओ रहेंगे तो जो बच्चा ओ रहेगा, ठीक है। कभी भी ए बी मतलब इसके अलावा कोई रहेगा ही नहीं। अगर बात की जाए, चूँकि 4 ग्रुप है, 3 ग्रुप से मिलना है इसे, ओ एक अकेला ग्रुप है ना, ये 3 ग्रुप से मिलेगा। तो मान लीजिए कि ओ और ओ में मिल जाता है, ओ जुड़ता है तो ओ बनता है,
ओ को ए में मिलाइए, ओ को अगर ए बी में मिलाइए, ओ को ए बी में मिलाइए, तब क्या क्या होगा इसको समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर बहुत होते हैं, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, आरएस रिपीटर ए को कहा जाता है। तो देखिए ओ से ओ हो जाएगा, कभी भी इसके अलावा कोई ग्रुप बनेगा नहीं, ये सिंगल बनेगा। ओ ए से जो है ओ भी बन सकता है और ए भी बन सकता है, दोनों ब्लड ग्रुप है। ओ बी भी वही है, ओ इससे ओ से ओ भी बनेगा, बी भी बनेगा। और अगर ओ ए बी है तब जाहिर सी बात है दोस्तों, न तो ओ बनेगा और न तो ए बी बनेगा, इन दोनों में कोई नहीं बनेगा। बने क्या, ए बनेगा या बी बनेगा, ना ओ बनेगा ना ए बी बनेगा, ए से बनेगा। तो ये चीज़ है। अब बाकी आप समझ सकते हैं कि कब क्या नहीं बनेगा, तो ये बहुत जरूरी था। तो अब यहाँ आंसर देखिए 30 का हमारा आंसर है बी हो जाता है, कि चूंकि ओ ए से चाहे तो ए बनता चाहे तो ओ बनता, तो यहाँ ए तो है ही नहीं, क्या है, सिर्फ ओ है ना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बी, इसे याद रखें और अच्छा से याद रखेंगे तो और भी काम आएगा। अब बात करते हैं तो एक और दो ग्रुप और ले लेते हैं, चूंकि आपने यहाँ ओ का खेल देख ही लिया, ए के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए ग्रुप है, ठीक है, ए वाला है, ए इसको मिला देते हैं, ए को ए में मिला देते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, ए को बी में मिला देते हैं, ए को ओ ए तो मिला दिए, अब ए को ए बी भी मिला देते हैं। ओ ए तो यहाँ पर मैंने ले लिया ना, ए के साथ ओ के साथ ए को ए ओ में मिला दिया था, तो ओ बनेगा, ए बनेगा। यहाँ तीन ही के बारे में बात होगा। अब दोस्तों ए में अगर दोनों माँ भी ए पिता भी ए ग्रुप में रहेंगे, तो बच्चा जो होगा ए बनेगा चाहे तो ओ बनेगा, जैसे यहाँ था ओ ए में, इसी तरह ए ओ में हो जाएगा। ए से ए बनेगा या ओ बनेगा। ए बी वाले में चारों ग्रुप कोई बन सकता है, चारों ब्लड ग्रुप में चारों ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, चारों ग्रुप हो जाएंगे, ये मैंने लिख दिया चारों ग्रुप। और ए का अगर ए बी से मिलन होगा तब 3 बनेगा, ओ को छोड़कर 3 बनेगा। कौन कौन सा बनेगा दोस्तों, ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए बी बन सकता है, ओ नहीं बनेगा, कभी भी ओ नहीं बनेगा। ये तो था। अब बात करते हैं तो बी वाला भी देख लीजिए। तो बी, अगर बी कोई ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और बी के साथ मतलब दोनों व्यक्ति बी रहेंगे, तो जाहिर सी बात है चाहे तो बी बनेंगे चाहे तो ओ बनेगा। बी तो बनेगा ही, ओ बनेगा ही, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। अगर बी को बी वाला का शादी ए बी वाले ब्लड ग्रुप से हो जाता है, अब कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष तो चाहे तो ए बनेगा चाहे तो मतलब कि बी बनेगा या ए बी बनेगा, ओ तो बनेगा ही नहीं, वो इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि बी को यहाँ मैंने मिलाया, पहले बता दिया था कि वो बी में ओ मिलाने से ओ भी बनेगा बी भी बनेगा, है ना। तो एक तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको, अगर मान लीजिए एक और बात है कि ए बी को अगर ए बी से मिला दिया जाए तब क्या बनेगा, तब दोस्तों बनेगा ये, इसमें 3 बनेगा, सिर्फ ओ नहीं बनेगा, यानी ऊपर का जो है पूरा सिस्टम आ जाएगा, ए बनेगा बी बनेगा ए बी बनेगा, जैसे यहाँ था, वो इसमें नहीं बनता है। दोस्तों ये था थोड़ा सा जानकारी मैंने आपके लिए रखा था कि मैं बताऊंगा, और मैंने बताया। आपको कैसा लगा मुझे बताइए। परीक्षा को ध्यान रखते हैं, सामान्य ज्ञान को ध्यान रखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में ही तक। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हाँ, लाइक कीजिए, कुछ मत करिए तो लाइक तो जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो के बारे में चलता है। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक वॉचिंग।